हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारे अर्ली मेडावल इंडिया को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने लास्ट के लेक्चर्स में स्टार्ट किया था विद द पाला एम्पायर। पाला एम्पायर को हमने डिस्कशन किया, उसके प्रोमिनेंट किंग्स के बारे में देखा। आज हम हमारे पालास का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसे देखेंगे। पाला डायनेसिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं with administration of पाला डायनेसिटी। पाला डायनेसिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से था, आज हम उसे डिस्कशन करेंगे। जो पाला डायनेसिटी का एडमिनिस्ट्रेशन रहा है वो एक मोनार्कियल फॉर्म में रहा है। मोनार्कियल फॉर्म का मतलब कि यहाँ पर रूल ऑफ किंग ही था, ज़्यादा यहाँ पर रूल ऑफ किंग ही था। और जो किंग हुआ करते थे दैट वाज द सेंटर ऑफ पावर। एक जो पावर हुआ करती थी वो किंग के पास ही हुआ करती थी। किंग वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ पावर इन हिज हैंड। जो राजा हुआ करता था उसका जो पावर था वो ज़्यादा हुआ करता था, और पूरी की पूरी जो पावर थी वो किसके अराउंड ही घूमती थी, वो किंग के अराउंड ही घूमती थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पाला डायनेस्टी में जो एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वाज द मोनार्कियल फॉर्म। ये मोनार्कियल फॉर्म में ही प्रेजेंट था। मोनार्कियल फॉर्म का मतलब यहाँ पर किंग का रूल ही होगा, रूल ऑफ किंग। रूल ऑफ किंग यहाँ पर था, और जो पावर थी जो किंग हुआ करता था दैट वाज द सेंटर ऑफ ऑल पावर। और जो किंग हुआ करता था ये सेंटर था ऑफ ऑल पावर। सेंटर ऑफ ऑल पावर। और अगर हम यहाँ पर पाला डायनेसिटी के रूलर्स की बात करें देन दे हैव अडॉप्टेड द एम्पीरियल टाइटल्स। बहुत ही जो एम्पीरियल टाइटल्स हुआ करते थे, बड़े प्रिंसली टाइटल्स थे, इन्होंने जो अडॉप्ट किए थे। इन्होंने हर राजा जो आया, हमने उसके बारे में लास्ट के जितने भी राजा को हमने पढ़ा, जितने भी किंग्स के बारे में हमने देखा लास्टली, उन्होंने कोई ना कोई टाइटल तो लिया ही था। उन्होंने कोई ना कोई टाइटल को एज्यूम किया, कोई ना कोई टाइटल को अडॉप्ट किया। फिर पालाज ने सोचा अरे हम क्यों पीछे रहें, हम पीछे नहीं रहेंगे, अरे हम भी टाइटल एज्यूम करेंगे, हम भी टाइटल्स लेंगे। वो क्या अलग से राजा थे, हम भी तो राजा हैं, हमारे भी तो डायनेस्टी इतनी पावरफुल है, हम भी तो लेंगे। ऐसा नहीं है कि सच में उन्होंने ये बात बोली, बस इन्होंने टाइटल्स एज्यूम किए थे। एक आपको समझाने के लिए ये बात बोली जा रही है, ऐसा नहीं है कि सच में ही हुआ होगा। तो यहाँ पर पाला डायनेसिटी के जो रूलर्स थे दे हैव अडॉप्टेड द टाइटल्स। जो पाला डायनेसिटी के पाला रूलर्स जो थे, पाला रूलर्स ने कुछ टाइटल्स को अडॉप्ट किया, टाइटल्स को अडॉप्ट किया। और ये टाइटल्स थे जैसे कि, ये टाइटल्स में आते हैं जैसे कि परमेश्वर। परमेश्वर, परमेश्वर एक टाइटल आता है यहाँ पर, जो इन्होंने जो एज्यूम किया, जो अडॉप्ट किया एक टाइटल। एक आता है यहाँ पर हमारा परमवताकर का। परमवतारका, परमवतारका, सॉरी परमवतारका है इसका। परमेश्वर एक टाइटल अडॉप्ट किया, परमवतारका एक टाइटल इन्होंने एज्यूम किया, और साथ के साथ एक टाइटल इन्होंने लिया महाराजा अधिराजा का। महाराजा अधिराजा का एक टाइटल इन्होंने एज्यूम किया। एक टाइटल इन्होंने लिया महाराजा अधिराजा, परमवतारका, परमेश्वर। ये जो टाइटल्स थे ये इन्होंने एज्यूम किए थे। तो ये था हमारे पाला रूलर्स के जो जो टाइटल्स इन्होंने एज्यूम किए उसके बारे में। साथ के साथ ऐसा ही नहीं है कि इन्होंने टाइटल्स ही लिए थे, इनके अगर हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के अगर हम देखें
तो हमें इनके एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हमें प्राइम मिनिस्टर्स दिखाई दे रहे थे। दे हैड अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर्स, और इन प्राइम मिनिस्टर्स को बोला जाता था गर्ग। दिस इज़ नॉट द सरनेम जो आजकल आपने देखा होगा ना, जिसे कहा जाता है, जैसे किसी का सरनेम होता है, जैसे अंकिता गर्ग ऐसे करके किसी का सरनेम है, ये वो वाला सरनेम की बात नहीं हो रही है, एक डेजिग्नेशन की बात हो रही है। एक डेजिग्नेशन दिया था, मतलब कि वहाँ पर उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बोला जाता था, पीएम नहीं बोला जाता था, उन्हें गर्ग बोला जाता था। जो पीएम्स हुआ करते थे, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिलती थी, उन्हें गर्ग बोला जाता था। जैसे आजकल हर मिनिस्ट्री का एक नाम तय है, हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग जो नेम्स हैं वो यहाँ पर हमारे जो पार्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का, आपको उसमें जो है नेम्स दिखाई दे जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर को एक नाम दिया था, उसके डेजिग्नेशन का नाम था दैट इज़ गर्ग। वो गर्ग हुआ करते थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पाला डायनेसिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ पर बात हो रही है। इसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन्होंने अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स को इन्होंने अपॉइंट किया, और इन प्राइम मिनिस्टर्स को कहा जाने लगा गर्ग, गर्ग कहा जाने लगा। और इन्होंने काफ़ी समय तक, बहुत लंबे समय तक, फॉर अराउंड 100 years इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर के डेजिग्नेशन के लिए इन लोगों ने हमारे पालास को सर्व किया, पालास के यहाँ पर काम किया, एंड दे हैड सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर अराउंड 100 years। 100 years तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का कार्यकर्ता को संभाला, उसके कार्य को संभाला इन्होंने। तो यहाँ पर जिनको भी अपॉइंट किया जाता था प्राइम मिनिस्टर्स को, उन्हें गर्ग कहा जाता था। पाला एम्पायर जो था, अगर हम पाला डायनेसिटी और पाला एम्पायर की बात करें तो इनका जो किंगडम था दैट वाज डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट्स। कुछ सेपरेट पार्ट्स हुआ करते थे, प्रोविंसेस हुआ करते थे, जिनमें इसे डिवाइड किया हुआ था, डिविजन्स थे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स प्रेजेंट थे, उनके अलग अलग नाम इन्होंने दिए थे। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, हमारे एक स्टेट है, पहले तो एक इंडिया एज अ एंटायर कंट्री है, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स आती हैं, अलग अलग यूटीज़ आती हैं, फिर इस स्टेट्स की कैपिटल्स भी हैं, इन यूटीज़ की कैपिटल्स भी प्रेजेंट हैं। फिर इन अगर हम एक स्टेट को उठा लें तो उस स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई देते हैं हमें। अगर हम यहाँ पर बात करें, गुजरात में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे अहमदाबाद है, तो इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर हैं। हमारे जो यूपी है, यूपी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। यूपी में हर स्टेट की, इसी तरीके से हर स्टेट की, हरियाणा में अलग डिस्ट्रिक्ट्स प्रेजेंट हैं, पंजाब का एरिया है, यहाँ पर अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो अगर बिहार की बात करें देन बिहार इज़ ऑल्सो हैविंग अलग अलग एंड अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स। तो हर स्टेट की अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अपने अपने जो है प्रोविंसेस प्रेजेंट हैं, यूटीज़ प्रेजेंट हैं आज के टाइम में। उसी तरीके से पाला डायनेसिटी जो थी, इसमें भी सेपरेशंस यहाँ पर प्रेजेंट थी। प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस के अंदर डिवीजन हुआ था, फिर डिस्ट्रिक्ट्स प्रेजेंट हुआ करते थे। डिविजन्स को ही डिस्ट्रिक्ट्स भी बोला जा सकता है, इन डिविजन्स को डिस्ट्रिक्ट्स भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पर इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो ये रहा एक सर्कल, यहाँ से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इससे जो है ये एम्पायर है, पूरा पाला डायनेसिटी का पूरा एम्पायर है। इसे डिवाइड कर दिया जाता है, इसे डिवाइड कर दिया जाता है एक प्रोविंस में, एक प्रोविंस में इसे डिवाइड कर दिया जाता है। इस प्रोविंस को बोला जाता है वुक्ति। लास्ट के लेक्चर्स में हम जब भी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे तब हमें वहाँ पर भुक्ति दिखाई दे रहा था, तब वहाँ पर भुक्ति प्रेजेंट था, बी फॉर भुक्ति प्रेजेंट था, यहाँ पर वी फॉर भुक्तिस प्रेजेंट है।
तो यहाँ पर प्रोविंस को वुक्ति बोला जाता है पाला डायनेसिटी में, पाला एम्पायर में। तो प्रोविंस को वुक्ति कहा जाता है। अगर हम आगे बात करें तो इस प्रोविंस को आगे डिवाइड किया जाता है। इसी प्रोविंस को, ये भी एक प्रोविंस है, ये भी एक प्रोविंस थी, ये भी एक प्रोविंस है, यहाँ पर भी प्रोविंस है। अलग अलग प्रोविंसेस प्रेजेंट हैं। पूरा एम्पायर की बात हो रही है, अलग अलग पूरे एम्पायर में अलग अलग प्रोविंसेस प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर भी जो प्रोविंस है उसे आगे डिवाइड कर दिया जाता है। इसे आगे डिवाइड किया जाता है इनटू विषय, विषय और मंडल और मंडल्स। विषय और मंडल में इसे डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे कहा जाता है डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट। डिवीजन, या तो डिवीजन बोला जाता है या डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। तो ये यहाँ पर एक हमें विषय के बारे में पता चला। अगर हम यहाँ पर एक डिवीजन को आगे डिवाइड कर दें तो इससे आगे जो एडमिनिस्ट्रेशंस होंगे, जिसे पातला बोला जाता है, आगे जो आगे की डिवीजन है उसे पातला बोला जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो होती हैं वो ये हैं, हमारी मंडल्स हैं, डिवीजन्स एंड प्रोविंसेस के बारे में। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट वाज कवर्ड अ वाइड स्प्रेड एरिया। तो ये बहुत ही जो है इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, बहुत ही एंटायर जो इनका प्रोविंस था वो बहुत ही बड़ा था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बड़ा था इनका। अगर हम यहाँ पर बात करें देन इनका जो प्रोविंस था, इनका जो भी एम्पायर था दैट वाज ए वेरी बिग एरिया, वेरी बिग एरिया दैट वाज कवर्ड इन द पाला एम्पायर। तो इनका जो एम्पायर था वो बहुत ही बड़ा था, एक विशाल क्षेत्र था इनका, जो पूरा एम्पायर था एक विशाल फैला हुआ क्षेत्र था। तो यहाँ पर अगर हम पालास के आर्मी के बारे में बात करें तो अब हम पाला की आर्मी के बारे में बात करेंगे कि इनकी आर्मी कैसी थी। इनकी आर्मी बहुत ही बड़ी थी। पालास आर्मी, इनकी आर्मी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी एंड इट कंसिस्टेड ऑफ, इनकी आर्मी में इन्फेंट्री भी प्रेजेंट थी, इन्फेंट्री भी प्रेजेंट थी, कैवेलरी भी प्रेजेंट थी। इनकी आर्मी में एलिफेंट्स भी प्रेजेंट थे एंड चैरियट्स भी प्रेजेंट थे। एलिफेंट्स भी थे, चैरियट्स भी प्रेजेंट थे। और यहाँ पर अगर हम देखें देन पालास हैड टू डिपेंड अपॉन देयर वेसल किंग फॉर द वॉर हॉर्सेस। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जो पालास थे बट दे हैड टू डिपेंड अपॉन देयर वेसल किंग्स, इनको अपने वेसल किंग्स के ऊपर निर्भर होना पड़ता था। वेसल किंग्स हो गए इनके सामंत और फ्यूडेटरीज। तो पालास को हमेशा अपने वॉर हॉर्सेस के लिए, वॉर हॉर्स के लिए, वॉर हॉर्सेस होते हैं जो वॉर के लिए हॉर्सेस को लिया जाता है, जो घोड़े हम खरीदते हैं, जो लेते हैं फॉर द वॉर। कभी भी किसी के साथ, राज्य के साथ अगर युद्ध करना पड़ जाए तब इनको, ये जो हॉर्सेस हुआ करते थे, ये जो फाइटर हॉर्सेस हैं या वॉर हॉर्सेस हैं, इनके लिए इनको अपने फ्यूडल्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। इनके पास प्रेजेंट ऐसे नहीं थे, इनके पास वॉर हॉर्सेस इस तरह से प्रेजेंट नहीं थे पालास के पास। क्यों क्यों प्रेजेंट नहीं थे? अब ये वॉर हॉर्सेस पालास के पास क्यों नहीं थे? बहुत ही लार्ज आर्मी है इनकी, बड़ी लार्ज आर्मी थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर रही है। अगर हम धर्मपाला के टाइम पर भी देखें तो यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ हमें चैरियट्स मिल जाएंगे, जो कि इनके कॉपर प्लेट से ही हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है। जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिली हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, वहाँ से ही पता चलता है कि पालास की जो आर्मी थी वो बहुत ही विशाल थी, बहुत बड़ी थी। एंड दे कंटेन इन्फेंट्री, कैवेलरी, एलिफेंट्स, चैरियट्स, एंड ये जो आर्मी इनकी प्रेजेंट थी। लेकिन फिर भी ये वॉर हॉर्सेस के लिए अपने फ्यूडेटरीज के ऊपर ही क्यों डिपेंडेंट हुआ करते थे? ये अपने वॉर हॉर्सेस के लिए अपने फ्यूडल्स के ऊपर, फ्यूडल्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, ये उनके ऊपर निर्भर करते थे। क्यों निर्भर कर रहे थे?
क्योंकि जो पालास की एम्पायर था, पालास का अगर हम एम्पायर का जोग्राफिकल फैक्टर देखें, पालास के एम्पायर का जोग्राफिकल फैक्टर अगर देखें, देन ये एक रिवराइन लैंड थी, एक रिवराइन लैंड थी। और यहाँ पर जो क्लाइमेट था वो बहुत ही ज़्यादा एकदम जो है मार्शी सा क्लाइमेट है यहाँ पर। अगर हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्लाइमेट नहीं है जो हॉर्सेस के लिए चाहिए। जो हॉर्सेस के लिए क्लाइमेट चाहिए उस तरीके का क्लाइमेट प्रेजेंट नहीं है। साथ ही साथ जो पाला एम्पायर है, पाला एम्पायर दैट इज़ नियर टू अ रिवर, ये रिवर्स के पास है, ये एक नदी के तट के ऊपर प्रेजेंट एक जो है एक जगह है। जो पाला एम्पायर है दैट इज़ अ रिवराइन लैंड, ये रिवराइन लैंड के पास इसका जो है एम्पायर प्रेजेंट है। ये एम्पायर एक रिवराइन लैंड के पास लगता है क्योंकि ये जो पार्ट था यहाँ पर इतना ज़्यादा ये एक क्लाइमेट ऐसा है जहाँ पर जो हॉर्सेस हैं उनके लिए ये एक अप्रोप्रिएट क्लाइमेट नहीं है, वेदर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कोई एनिमल जो है उसको हैबिटेशन जैसा चाहिए वो उसको उसी कंडीशन में ही मिल सकता है। यहाँ पर इसके पास वैसा कोई क्लाइमेट प्रेजेंट नहीं था ताकि हॉर्सेस को जो है यहाँ पर ब्रीड करवाया जा सके या हॉर्सेस को यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस को यहाँ पर रखा जा सके। बंगाल का रीजन इतना अच्छा रीजन नहीं है कि यहाँ पर हॉर्सेस आपको बहुत अच्छे मिल जाए। बंगाल का रीजन यू नो दैट इज़ वेरी नियर अबाउट द रिवर्स, यहाँ पर रिवर्स बहुत ज़्यादा है। बंगाल का एरिया आपने देखा ही होगा कि जो है वहाँ पर रिवर्स ज़्यादा हो सकते हैं, ओशन जो है एरिया साइड से लगता है, ओशन के साथ लगता है, तो वहाँ पर हमें फिशेस, एक्वाटिक एनिमल्स हमें वहाँ पर ज़्यादा मिल जाते हैं। बंगाल टाइगर हमें वहाँ पर ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो टाइगर जो है दैट इज़ अडेप्टेड टू दैट एनवायरनमेंट, दैट क्लाइमेट, और वो एक मार्शी जो एरिया है वहाँ पर वो सरवाइव कर पाता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है बंगाल का जो टाइगर है उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर जो वाटर है दैट इज़ वेरी यू नो उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, तो वो एनिमल जो है वहाँ पर सरवाइव कर पा रहा है क्योंकि उसके पास उस तरीके की चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो उस क्लाइमेट के साथ अडेप्ट हो चुका है। तो हॉर्सेस वैसे नहीं अडेप्ट हो सकते, हॉर्सेस कांट रिसाइड नियर अ रिवराइन लैंड, वो इतने रिवराइन लैंड के पास नहीं रह सकते। उनको हमेशा जो है जो हॉर्सेस होते हैं वो दैट आर वेरी मच फेमिलियर टू द प्लेन्स, वो प्लेन्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है फेमिलियर हैं। तो यहाँ पर एक हार्शी लैंड होने की वजह से, मार्शी सिस्टम होने की वजह से, क्लाइमेट इतना फेवरेबल ना होने की वजह से हॉर्सेस यहाँ पर जो है वो नहीं रह पाते। इसीलिए इनके जो फ्यूडल्स थे इनके पास हॉर्सेस बहुत अच्छे प्रेजेंट थे, बहुत अच्छी ब्रीड्स प्रेजेंट थी दैट आर वेरी मच फेवरेबल, जो फेवरेबल कंडीशंस में रह पा रही थी इनके फ्यूडल्स के पास ही प्रेजेंट थी। तो उसकी वजह से ये हॉर्सेस के लिए हमेशा अपने सामंत, अपने फिडेटरीज के ऊपर, अपने वेसल किंग्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हुआ करते थे, उनसे ही लेते थे। आप हमारे पास ये घोड़े भेज दीजिए, हमें यहाँ पर जाकर के युद्ध करना है, आप हमारा साथ दीजिए, ये हमेशा उनको अपने साथ रखते थे। इसीलिए ये हमेशा अपने फ्यूडल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे फॉर द वॉर हॉर्सेस। ये एक कारण था, एक क्लाइमेट कंडीशन इनका एक कारण बन जाती है, एक बैरियर भी बन जाता है, क्योंकि आपके पास अच्छे से घोड़े भी नहीं हैं, आप अच्छे जो है वो वॉर हॉर्सेस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, आपको हमेशा डिपेंडेंट होना पड़ेगा अपॉन योर फ्यूडेटरीज। तो यहाँ पर पालास भी अपने फ्यूडेटरीज के ऊपर इसी तरह से निर्भर कर रहे थे। तो अगर हम इंस्क्रिप्शंस की बात करें, इंस्क्रिप्शंस ऑन पाला कॉपर प्लेट्स ये भी हमें मिली हैं जो हमें बताती हैं कि बहुत ही ज़्यादा फोर्सेस, मर्सेनरी फोर्सेस वर recruited from the Kamboj, खासा, हुना, मालवा, गुजरात एंड कर्नाटका। कुछ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हमें ये भी बताती हैं कि यहाँ पर जो जो हमारे सोल्जर्स हुआ करते थे, मर्सिनरीज हुआ करते थे, सोल्जर्स थे, वो भी ये लेकर के आते थे।
वो भी यहाँ पर जिनकी रिक्रूटमेंट्स की जाती थी, जो भी आर्मी की रिक्रूटमेंट्स की जाती थी, वो की जाती थी फ्रॉम द एरियाज ऑफ कंबोज। कंबोज के एरिया से रिक्रूटमेंट हो रही है। जैसे आज हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट्स होती है ना, हर रेजिमेंट की रिक्रूटमेंट आती है। जैसे सिख रेजिमेंट की रिक्रूटमेंट है, तो पंजाब से बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उसके लिए अप्लाई करते हैं एंड दे गॉट सिलेक्टेड। अगर उनकी सिलेक्शन होती है देन दे आर एडमिटेड, दे आर अपॉइंटेड इन द इंडियन आर्मी, तब उनको अपॉइंट किया जाता है। या कई बार जो है वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं फॉर इंडियन आर्मी के लिए, इन अच्छे रैंक के ऑफिसर्स के लिए भी जो है एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाया जाता है, रिक्रूटमेंट्स निकाली जाती हैं। यूपीएससी भी तो रिक्रूटमेंट ही निकाल रहा है आपकी। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हो, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए भी रिक्रूटमेंट्स ही निकाली जाती हैं कि इतनी पोस्ट हैं, आप अप्लाई कीजिए, प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम फॉर 1 ईयर। आपको 1 एंटायर ईयर इसमें देना पड़ेगा। एंटायर ईयर में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, सिलेबस को रिवाइज करना है फॉर 5, 6, 7, 8 टाइम्स। मैं 8 टाइम्स के लिए कह रही हूँ, कईयों को ज़्यादा टाइम लग जाता है, 8 बार रिवीजन करके उनको याद रहता है, कईयों को 6 टाइम्स रिवीजन करनी पड़ती है। कोई भी यहाँ पर ऐसा महारथी प्रेजेंट नहीं है जिसको एक बार में याद हो जाए। एक बार में किसी को भी याद नहीं होता। आप फॉर द टाइम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लोगे, लेकिन चीज़ों को रिवाइज करने में यू हैव टू रिक्वायर्ड एट लीस्ट 6 रिविजन्स। 6 रिविजन्स तो होनी चाहिए पर सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, पर सब्जेक्ट आपको 6 रिविजन्स देनी है। चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में भी देखो कितने पार्ट्स आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है। हिस्ट्री में कितने पार्ट्स हैं हमारे, एंशियंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर है। साथ के साथ हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस आता है। इन सब को आपने 6 टाइम एटलीस्ट रिवीजन करना होता है। इन सब का 6 टाइम रिवीजन आपको करना है एंटायर 1 ईयर में। तो तभी आपको जो है इस पूरे एग्ज़ाम में जो है आपको रैंक 1 आएगा। रैंक आपका अच्छा इसीलिए ही आ सकता है जब आप इसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, तभी ये रिक्रूटमेंट्स फिलअप होती हैं। ये रिक्रूटमेंट भी निकालते थे जब पाला एम्पायर जो था हमारा, जो कॉपर इंस्क्रिप्शंस हमें मिली हैं पाला एम्पायर की, पालास की कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हमें मिलती हैं। कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस जब हमें मिलती हैं, इनसे हमें पता चलता है, इन इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारे जो मर्सेनरी फोर्सेस हुआ करते थे, जो हमारे सोल्जर्स थे, हमारे मर्सेनरी फोर्सेस जिन्हें सोल्जर्स कहा जाता है, जो सोल्जर्स थे, इनकी जो रिक्रूटमेंट की जाती थी, इनकी जब रिक्रूटमेंट की जाती थी, वो रिक्रूटमेंट अलग अलग एरियाज से होती थी। अलग अलग एरिया से रिक्रूटमेंट इनको जो है की जाती थी। जैसे कि कंबोजा, कंबोजा के रीजन से रिक्रूटमेंट की जा रही है सोल्जर्स की। साथ के साथ खासा के रीजन से, खासा के रीजन से की जाती थी। साथ के साथ हुना से की जाती थी और मालवा रीजन से रिक्रूटमेंट हो रही थी। गुजरात के रीजन से रिक्रूटमेंट हो रही थी। साथ के साथ कर्नाटका, एक कर्नाटका का रीजन प्रेजेंट था जहाँ से रिक्रूटमेंट्स जो थी वो की जा रही थी। तो यहाँ से इन एरिया से जो रिक्रूटमेंट्स हो रही थी फॉर द मर्सेनरी फोर्सेस। और ये हमें पता चलता है जो पालास का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं, जो भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, यहाँ से हमें पता चलता है कि ये मर्सेनरी फोर्सेस की रिक्रूटमेंट जो है वो किया करते थे। उनकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकालते थे, कहते थे कि आप आइए और हमारे फोर्सेस को ज्वाइन कीजिए, हमारे इंडियन हमारे सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कीजिए एंड यू विल बिकम द ब्यूरोक्रेट। और आप ब्यूरोक्रेट बन जाओगे, आइदर द आईएएस और आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इस तरह की आपको पोस्ट दी जाएंगी। ऑफ ग्रेड 1 की पोस्ट भी होंगी, ग्रेड 2 की पोस्ट भी होंगी। तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है जो अपनी रिक्रूटमेंट्स को जो है फुलफिल कर रहे थे फ्रॉम कंबोजा, खासा, हुना, मालवा, गुजरात, कर्नाटका के रीजन से। तो यहाँ से की जाती थी।
अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो नेवी थी, दैट प्लेड अ मर्केंटाइलिस्ट एंड डिफेंसिव रोल्स। तो यहाँ पर जो हमारी नेवी प्रेजेंट थी, वो नेवी ने इन दोनों काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। मर्केंटाइल रोल को भी इन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, डिफेंसिव रोल को भी इन्होंने जो है यहाँ पर एक रोल को यहाँ पर प्ले किया। अभी इन्होंने डिफेंसिव और मर्केंटाइल को कैसे परफॉर्म किया? जो हमारा पालास का जो यहाँ पर पालास की जो नेवी थी, इनकी नेवी जो थी, वो नेवी एक मर्केंटाइल का रोल भी प्ले कर रही थी, मर्केंटाइल रोल भी प्ले किया, मर्केंटाइल रोल भी प्ले किया, साथ ही साथ नेवी ने एक डिफेंसिव रोल भी प्ले किया, डिफेंसिव रोल भी इन्होंने प्ले किया। वो भी क्यों किया? मर्केंटाइल मतलब कि यहाँ पर ट्रेडिंग के साथ भी यहाँ जो थे, एक ट्रेडिंग के साथ का ट्रेड का रोल भी प्ले किया। ये ट्रेड के में भी हेल्प कर रही थी नेवी, ट्रेड करने में भी हेल्प कर रही थी। साथ के साथ डिफेंसिव तो थी ही। डिफेंसिव इसीलिए थी क्योंकि जो पालास का रीजन था, ये रिवर के पास लगता था, बे ऑफ बंगाल के पास था, बे ऑफ बंगाल के पास ये रीजन था। पता ही है, ये पार्ट हमारा साथ लगता है, ये शुरू से ही हमारे साथ रहा है। फ्रॉम द पुरातन टाइम्स एंड फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स बे ऑफ बंगाल हमारे साथ है। पालास का रीजन यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के पास था, तो यहाँ से रिवर से, एक बंगाल से, एक यहाँ पर रिवर लाइन से हमें एक ट्रेड भी कर रहे थे, हम ट्रेड भी करते थे। साथ ही साथ ये जो नेवी थी, ये यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए भी खड़ी थी, डिफेंसिव सिस्टम के लिए भी, डिफेंस सिस्टम के लिए भी खड़ी थी। जैसे आज हमारी नेवी, इंडियन नेवी जो है, वो हमारे कोस्टल एरियाज़ को प्रोटेक्ट कर रही है, उसी तरीके से यहाँ पर भी पालास की नेवी अपने राज्य को प्रोटेक्ट कर रही थी फ्रॉम द अटैक्स फ्रॉम एक्सटीरियर। कोई भी अटैक बाहर से ना हो पाए, उससे अपने राज्य को प्रोटेक्ट कर रही थी। साथ ही साथ जो ट्रेडिंग था, ट्रेडिंग को भी ये यहाँ पर सपोर्ट कर रही थी। कोई भी इलीगल काम ना हो पाए या चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर पाना, ये भी तो एक हमारी नेवी का ही काम है। तो हमारी नेवी यहाँ पर, पालास की जो नेवी थी, दैट प्लेड अ मर्केंटलिस्ट रोल एंड अ डिफेंसिव रोल। तो इन्होंने दोनों यहाँ पर प्ले किए। और अगर हम यहाँ पर देखें, देन जो कंबोजा की कैवेलरी थी, दैट वाज द क्रीम ऑफ पालास एम्पायर आर्म्ड फोर्सेस। जो कंबोजा की कैवेलरी हुआ करती थी, जो हमारे कंबोजा की जो कैवेलरी थी, कैवेलरी मतलब कि जो हमारे इन्हें हिंदी में बोला जाता है कि जो वॉर हॉर्सेस को जो है हॉर्स के राइडिंग कर रहे थे, घुड़सवार बोला जाता है इन्हें। तो यहाँ पर जो कंबोज के जो घुड़सवार की जो सेना थी, हमारी कंबोज कैवेलरी जो थी, जो पालास के एम्पायर में काम कर रही थी, पालास के साम्राज्य में थी, वो बहुत ही अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी। तो पालास के राइन में, पालास के राइन में जो कंबोजा कैवेलरी यहाँ पर काम कर रही थी, दैट वॉज वेरी इम्प्रेसिव एंड अ क्रीम ऑफ दिस एम्पायर, क्रीम ऑफ दिस एम्पायर। बोला जाता है ना कि ये तो क्रीम है हमारे देश का, ये एक क्रीम है। वो क्रीम क्रीम हम कहते हैं ना कि भी अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ पहले ही उठा लेती हैं, या जो क्रीम स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर टीचर ज़्यादा ध्यान देता है। स्कूल में टीचर भी ये चीज़ें बोलता था, दैट के जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसे बोला जाता था ये तो क्रीम है हमारे क्लास का, है ना, दैट इज़ द क्रीम। क्योंकि बाकियों पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा ना, बाकी जो बच्चे प्रेजेंट हैं, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है वही ज़िंदगी में सब कुछ करे। हो सकता है जो लास्ट पर बैठ के सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है ना, वही वहाँ पर अपनी लाइफ में सबसे बड़ा सक्सेसफुल पर्सन बन जाए। इट इज़ अपॉन योर हार्ड वर्क। ऐसा नहीं है कि जो टीचर ने बोल दिया वही होगा। आपके हार्ड वर्क, आपके पैशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने डेडिकेशन को वहाँ पर दे रहे हो, कितने % आप पढ़ाई में दे रहे हो सकता है आज वो बच्चा इंटेलिजेंट है, कल को ना रहे, कल को हो सकता है वो कुछ भी ना बन पाए, लास्ट बेंच के पास जो है वो कुछ सब कुछ बन जाए। तो क्रीम जो थी यहाँ पर, लेकिन हमारे कंबोजा कैवेलरी जो थी वो, लेकिन वो पालास की क्रीम थी,
वो हमारे स्कूल में एक बच्चा जो पूरी क्लास में इंटेलिजेंट है, वो क्लास की क्रीम हो गया। दैट इज़ द बायस्ड थिंग और द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द अदर स्टूडेंट्स। वो तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर पालास के राइम में जो कंबोजा की कैवेलरी थी, ये सबसे अच्छी थी। दैट इज़ द क्रीम, दैट इज़ अ मेयर क्रीम। बहुत अच्छी कैवेलरी थी इनकी, ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जो कंबोजा फोर्सेस थे हमारे पाला डायनेसिटी के, दैट मेंटेन्ड अ कॉन्फिडरेट्स अमंग देमसेल्व्स। तो यहाँ पर ये जो कंबोजा फोर्सेस हुआ करते थे, तो ये जो थे, ये छोटे छोटे जो हैं हमारे जो संघ हुआ करते थे, कॉन्फिडरेट्स हुआ करते थे, संघ बना करके रखते थे। ये जो हमारे कंबोज फोर्सेस हुआ करती थी हमारी हमारी यही सब जो कैवेलरी थी, यही जो हमारे सोल्जर्स थे कंबोजा के जो कंबोजा से जिनकी रिक्रूटमेंट हो रही थी, वो एक छोटे छोटे स्मॉल कॉन्फिडरेसीज को मेंटेन करके रखते थे। स्मॉलर कॉन्फिडरेट्स थे ये इसी वजह से ये छोटे छोटे संघ बना करके रखते थे। इसी वजह से ये एक क्रीम के तौर पर इन्हें बोला जाता है। क्योंकि ये इतने अच्छे क्यों थे, ये छोटी छोटी कॉन्फिडरेट्स में अपने आप को जो है बना करके रखते थे, और ये अपने कमांडर की बात बहुत सुनते थे। ये अपने कमांडर को हमेशा सुनते थे। व्हाट द कमांडर इज सेइंग दे विल डू दैट। ये अपने कमांडर के हर बात को फॉलो करते थे। बड़े ओबीडिएंट थे और अपने कमांडर की बात सुनते थे। अगर आप भी अपने पेरेंट्स की बात सुनो और अपने मेंटर्स की बात सुनो, तो आप भी एक अच्छा पर्सन बन सकते हो अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अपने आप को मेंटेन करके रखो। ये अपने आप को डिसिप्लिन में रखते थे। छोटे छोटे जो टास्क देते थे, जो भी, ये उनको टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहते थे। तो यहाँ पर इसी वजह से कंबोजा कैवेलरी वॉज नोन एज द क्रीम ऑफ द पाला एम्पायर। इसी वजह से इसे क्रीम बोला जाता था। और अगर हम यहाँ पर बात करें, जो पालास की आर्मी थी, पालास डिवाइडेड द आर्मी इनटू द डिफरेंट पोस्ट। तो इन्होंने अलग अलग पोस्ट में अपनी आर्मी को डिवाइड किया हुआ था। तो अगर हम यहाँ पर पालास की आर्मी में देखें, पालास की जो आर्मी थी उसे अलग अलग पोस्ट में डिवाइड किया जाता था। अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक पोस्ट आती है हमारी सेनापति की, एक पोस्ट आती है सेनापति की, या उसे कहा जाता है महासेनापति। महासेनापति या सेनापति। ये सेनापति जो हुआ करते थे, ये जनरल थे। ऐसा नहीं है कि ये कास्ट में जनरल थे। इनके नाम के आगे वो डेजिग्नेशंस देते हैं ना, जैसे आज हमारे इंडियन आर्मी में डेजिग्नेशंस दिए जाते हैं, जनरल दिस एंड जनरल दैट। ये इस तरीके से, इनको भी इस तरीके से ये एक यहाँ पर डेजिग्नेशन है, जनरल का डेजिग्नेशन है। जो जनरल हुआ करता था उसे वो कहते थे कि ये सेनापति है। सेनापति को जनरल कहा जाता था। जो कंट्रोल करता था हमारे फुट सोल्जर्स को, कैवेलरी को, सोल्जर्स राइडिंग द एलिफेंट्स एंड कैमल्स एंड नेवी। तो सेनापति जो था वो किससे कंट्रोल कर रहा था? सेनापति भी कंट्रोल करेगा। ये कंट्रोल कर रहा था हमारे फुट सोल्जर्स को, हमारे फुट सोल्जर्स को ये कंट्रोल कर रहा था। साथ के साथ हमारी कैवेलरी को ये कंट्रोल कर रहा था। साथ के साथ हमारे जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स राइडिंग एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स को राइड करते थे, उन सोल्जर्स को ये जो है कंट्रोल करते थे। साथ के साथ जो कैमल्स को राइड कर रहे थे, ये कैमल्स को भी कंट्रोल कर रहे थे। जो कैमल्स की राइड करते थे उन्हें भी कंट्रोल करते थे। साथ के साथ ये नेवी को भी कंट्रोल करते थे। तो ये इनका काम था। सेनापति या महासेनापति का जो काम था, तो वो इनको कंट्रोल करना था, तो वो इनको कंट्रोल में करना था। तो आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी पोस्ट प्रेजेंट थी, जैसे कि कोटापाला की जो पोस्ट थी वो प्रेजेंट थी। कोटापाला जो था वो फोर्ट गार्ड है। फोर्ट गार्ड, फोर्ट गार्ड्स मतलब के जो किले की रक्षा करेंगे, वो गार्ड्स हैं। ये किले की रक्षा करने के लिए प्रेजेंट थे। एक पोस्ट हमारे पास प्रेजेंट थी प्रांतपाला की। प्रांतपाला की मतलब कि ये बॉर्डर गार्ड थे। ये बॉर्डर गार्ड थे
जो बॉर्डर की रक्षा करते थे। ये बॉर्डर्स की रक्षा करने वाले गार्ड्स प्रेजेंट थे। और इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इनकी आर्मी को नवलखा शनिया कहा जाता था, 9 लाख सोल्जर्स कहा जाता था। तो ये बहुत पॉपुलर था ड्यूरिंग द राइन ऑफ धर्मपाला। और देवपाला के टाइम पर इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा थी। देवपाला और धर्मपाला, दो किंग्स के बारे में हमने पढ़ा था। इनके टाइम पीरियड के दौरान अगर हम देखें तो यहाँ पर आर्मी बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। दे हैड अ नंबरस ऑफ आर्मी। तो यहाँ पर इनकी नंबर ऑफ आर्मी प्रेजेंट थी। एक बहुत ही ह्यूज आर्मी थी जिसे कहा जाता था नवलखा शानिया। और 9 लाख सोल्जर्स जिसे कहा जाता है, 9 लाख सोल्जर्स कहा जाता है। तो ये थे हमारे आर्मी के बारे में। अगर हम पाला एम्पायर के रिलेशंस की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जो पाला एम्पायर का रिलेशन जो था, दैट वाज विद द श्रीविजय एम्पायर के साथ। तो इनके रिलेशंस जो थे उनको अब हम डिस्कशन करते हैं। पालास रिलेशन कौन कौन से राज्यों के साथ रिलेशन विद अदर एम्पायर, कौन कौन से एम्पायर्स के साथ इनका रिलेशन था। अगर सबसे पहले बात करें तो श्री विजय एम्पायर के साथ इनका रिलेशन था। श्री विजय एम्पायर के साथ। तिब्बतन एम्पायर के साथ भी इनका रिलेशन था। तिब्बतन एम्पायर के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। अरब अब्बासिड कैलिफेट के साथ, अरब्स के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशन देखने को मिलता है। ये हमें इसी वजह से मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो इनका जो रिलेशन था, दैट वाज इनके ट्रेडिंग के साथ भी यहाँ पर अच्छे रिलेशंस मिलते हैं। और कुछ कॉइन्स हमें यहाँ इनके एम्पायर से मिलते हैं। पालास के एम्पायर में अरब के कॉइन्स भी हमें मिले हैं, जहाँ से पता चलता है कि इनका ट्रेड इनके साथ था। मर्केंटाइल रिलेशंस थे हमारे इनके साथ। तो मर्केंटाइल कॉन्टैक्ट्स होने की वजह से यहाँ पर हमें कॉइन्स मिले हैं। इन्हीं कॉइन्स की वजह से पता चला कि हमारे पाला एम्पायर का रिलेशन बहुत अच्छा था अरब अब्बासिड्स के साथ। अरब्स के साथ इनका बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिलेशन मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज्ड ट्रेड बिटवीन बंगाल एंड मिडल ईस्ट, जैसे जैसे ट्रेड इंक्रीज कर रहा था, देखो ट्रेड इंक्रीज किया बिटवीन बंगाल एंड मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट के साथ भी इनके रिलेशंस बने थे क्योंकि इन दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे थे। बंगाल और मिडल ईस्ट के बीच में यहाँ पर ट्रेड अच्छे मिले। ट्रेड अच्छे होने के साथ जो हमें पता चला कि जो इस्लाम जो था वो सबसे पहले अपीयर ही हमें यहाँ पर बंगाल के रीजन में हुआ था, जो कि पालास के टाइम पर हुआ। इस्लाम हमें सबसे पहले पालास के राइन में दिखाई दिया। पालास के राइन में ये ज़्यादा फ्लरिश किया। पालास के टाइम पर हमें पहली बार ये बंगाल के रीजन में हमें इस्लाम दिखाई दिया। इस्लाम हमें बंगाल में दिखाई दिया क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत अच्छे से हो रही थी, ट्रेड इंक्रीज़ कर रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ मर्केंटाइल रिलेशनशिप में आ रहे थे, यहाँ पर ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर इस्लाम बंगाल में दिखाई देने लगा। और ये पहले अपीयर किया पालास के रीजन में ही, पालास के टाइम पर ही ये सबसे पहले दिखाई दिया। तो ये थे हमारे पालास के बारे में। अगर पालास का एक यहाँ पर देखें तो हमने बात की पालास, दे वर द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म। ये बुद्धिज़्म को तो मानते थे, साथ ही साथ ये हिंदुइज़्म को भी जो है यहाँ पर मानते थे। मतलब कि ये दोनों ही रिलीजन्स को, हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म दोनों को पैट्रोनेज करते थे। यहाँ पर चाहे जितने भी हमने किंग्स देखे, दे वर द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिज़्म,
वो बुद्धिज़्म को मानते ज़रूर थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंदुइज़्म को कभी मना किया। वो टॉलरेंट थे टुवर्ड्स द हिंदुइज़्म। वो हिंदुइज़्म को भी यहाँ पर पैट्रोनेज करते थे। उन्होंने कहा कि आपको अगर हिंदुइज़्म को मानना है, आप इस हमारे रिलीजन को भी आप मान सकते हो। ऐसा कोई भी आपके पास यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको हमारे जो बुद्धिज़्म है इसको ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एकदम से जो थे वो टॉलरेंट थे टुवर्ड्स हिंदुइज़्म। तो अगर हम हमारे डिक्लाइन की बात करें, पालास के एम्पायर का डिक्लाइन अगर हम देखें, देन द एम्पायर वाज कंसीडरेबली वीकेंड बाय 11th सेंचुरी। तो जैसे कि हमने लास्ट में हमने कल देखा, जो पालास का एम्पायर है, पालास का एम्पायर जो है अगर हम देखें तो ये 11th सेंचुरी के दौरान वीक होता चला गया। 11th सेंचुरी के दौरान ये वीक होता चला गया, ये वीक हो गया। तो यहाँ पर ये वीक होता चला गया और बहुत सारे जो थे एरियाज़ जो थे दैट वर इनटू दिस एम्पायर, उनके साथ भी रिबिलियन होता चला गया। एंड द पालास पावर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय अ डायनेसिटी विच इज़ सेना डायनेसिटी। तो पालास का पावर जो था, वो पालास की जो पावर थी इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये डिस्ट्रॉय किया जाता है बाय सेना डायनेसिटी। सेना डायनेसिटी जो आएगी वो हमारे पालास को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी, इनकी पावर को ख़त्म कर देगी। और हमारे जो सेना डायनेसिटी है ये हिंदू की एक डायनेसिटी मानी जाती है। दे आर द हिंदूज, ये हिंदू सेक्ट से बिलोंग करते हैं, ये हिंदुइज़्म के फॉलोअर्स हैं। तो ये एक हिंदू सेना डायनेसिटी है जो इस हमारे पालास के पावर को ख़त्म कर देगी, इनको डिस्ट्रॉय कर देगी। और सेना डायनेसिटी के अंडर एक हमारे राजा हैं विजय सेना, ये डिथ्रोन कर देंगे पाला एम्पायर को 12th सेंचुरी के अराउंड। अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे 12th सेंचुरी के अराउंड की ही, 12th सेंचुरी CE के अराउंड की बात करें तो यहाँ पर सेना डायनेसिटी के एक राजा आएंगे, डायनेसिटी के राजा आएंगे जिनका नाम है विजय सेना। विजय सेना ये पाला एम्पायर को डिथ्रोन कर देंगे, एकदम से ख़त्म ही कर देंगे, इसको डिथ्रोन कर देंगे। और यहाँ पर इनका जो राइन होगा, thereby ending the reign of the last major बुद्धिस्ट पावर। तो ये हमारे पाला एम्पायर को बिल्कुल ही जो है इसका एंड कर देंगे, इसका एंड हो जाएगा। और यहाँ पर एक बुद्धिस्ट पावर जो थी, पाला एम्पायर इज़ अ बुद्धिस्ट एम्पायर, क्योंकि एक पावरफुल एम्पायर थी पाला एम्पायर, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिस्ट को पैट्रोनेज करते थे। सभी किंग्स ने हमने बात की, जैसे सारे के सारे किंग्स की बात की जब, तो वो सभी पैट्रोनेज करते थे बुद्धिज़्म को ही। तो ये एक बुद्धिस्ट जो हमारी पावर थी, पाला एम्पायर जो थी, दैट इज़ अ बुद्धिस्ट पावर, इसका ख़त्म हो, ये पूरे के पूरा इसको ख़त्म कर देंगे, इसको जो है वो डिथ्रोन कर देंगे फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। इसका पूरे सब कॉन्टिनेंट से हमारे बुद्धिस्ट पावर का ही जो है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। बुद्धिस्ट पावर को पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट से ही ख़त्म कर देंगे, इसका अस्तित्व ही मिटा देंगे। वो उनको जो है आप सोच भी नहीं सकते कि कभी कोई पाला एम्पायर होगा, अनटिल और अनलेस आप कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ लेते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो, मतलब कि भी अस्तित्व ही ख़त्म हो गया, या हम कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट पावर ख़त्म हो गई। एक पाला एम्पायर जो था वो बुद्धिस्ट पैट्रोनेज करता था, बुद्धिज़्म को मानता था, तो एक बुद्धिस्ट पावर थी जिसका सब कॉन्टिनेंट से नाम ही ख़त्म हो गया। तो ये पूरे के पूरे डायनेसिटी जो है वो 12th सेंचुरी के अराउंड ख़त्म हो जाएगी। तो ये था डिक्लाइन ऑफ पाला एम्पायर जो हमने अभी पढ़ा। तो पाला एम्पायर के डिक्लाइन को भी देख लिया और साथ ही साथ इसके एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख लिया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही कंपाइल अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इन मेडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। थैंक यू फॉर द सपोर्ट विच यू हैव शोन टूवर्ड्स माई चैनल, थैंक यू सो मच। और अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल, ताकि आपको इस लेक्चर के PDF नोट
नोट्स जो हैं वो आपको वहाँ से मिलते रहें। साथ के साथ अगर कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड को अपडेशन आता है तो मैं आपको वहाँ पर अपडेट करती रहूँगी। बने रहिए मेरे साथ मेडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़।